अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना इलियास और प्रोग्राम का नाम है ब्रेकफास्ट विद सज्जाद मीर। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं? कैसी हैं आप? ठीक मैं हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत अल्लाह से का हैं? शुक्र है। बिल्कुल गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा, कल 50 सब तक था रिकॉर्ड टूट इनफैक्ट। गए। कराची में बहुत बुरा हाल है। लाड़काना में 52 थी और ये शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा है इस वक्त। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। 51 जैफराबाद में थी, 50 भी वहाँ इज्जत कहीं गर्मी मौजूद रही है। 50 गर्मी होना बहुत होता है, बहुत 50 ज़्यादा होता है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। मुझे याद है कि बचपन में जब 103-4 गर्मी होती थी तो उसको हम शदीद गर्मी समझते थे, और जब 13-14 पे पहुंचती थी गोया लोग बिलबिला उठते थे। बिल्कुल ऐसा। 16, 17, 18 बहुत रेयर होती थी, और अब ये सुनना कि पाकिस्तान में 122 डिग्री से ज़्यादा, बल्कि अगर 51 है तो 123 से ज़्यादा, और अगर 52 है तो 125 के करीब गर्मी है। अभी आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि मौसम खुशगवार नहीं होगा, तो हम लोगों से यही कहते हैं कि पानी की बोतल साथ रखें, अपने आप को ढांप के रखें और कोशिश करें कि 3 से 4 के दौरान कहीं बाहर ना निकलें। अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है हेडलाइंस। जी मीर साहब, कौन कौन सी टॉप स्टोरीज हैं? पहली तो जी 3-4-5 खबरें हैं जिनका ताल्लुक असेंबली और इसके इर्द गिर्द के वाक़यात और मामलात से है, हमारी सियासत से है। एक, हमने 22वीं आइनी तरमीम मंजूर की है। जी। इस तरमीम के तहत पहले हमारी जो आइन का दस्तूर था, तरीका था, कार था, वो ये था कि आप किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को ही इलेक्शन कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर सकते थे। इस पर गुफ्तगू होती थी कि इलेक्शन कमीशन का सरबराह एक ऐसे शख्स को होना चाहिए जो कि एक इंतज़ामी महारत रखता हो। एक अच्छा जज दयानतदार तो हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन लाजमी नहीं कि उसमें कोई इंतज़ामी महारत भी मौजूद हो। ये उसका काम नहीं होता, दफ्तरी वर्क उसका काम नहीं। उसका काम तो गवाहियाँ सुनना, दलाइल सुनना और सारे मामलात को पर गौर करना और फ़ैसला देना होता है। तो चनाचे इस बात का एक तासुर था कि हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर कोई पुराना ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, जिसने ग्रेड 22 में अब उन्होंने शर्त रखी है कि इतने अरसे काम किया हो, उसको भी मुकर्रर किया जा सकता है। लाजमी नहीं किया जाए, एक सीनियर जज को भी किया जा सकता है और उसको भी किया जा सकता है। उसके बाद होता ये था कि जब आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं होता था तो कायम मकाम जो चीफ जस्टिस है वो सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर करती थी। अब उन्होंने कर दिया कि वो कायम मकाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर नहीं करेगी, बल्कि सीनियर मोस्ट जो मेंबर होगा इलेक्शन कमीशन का वो ऑटोमेटिकली चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर फायज हो जाएगा। गोया इसको मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहता हूँ कि जुडिशरी से अलग करने की भी एक तरह की कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन एक तरह का जो जुडिशरी का हिस्सा गिना जाता था वो नहीं रहेगा, और इसकी हद भी 68 साल 68 ईयर तक वो इस पर फायज रह सकता है। 65 साल भी होती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की उम्र 68 साल कर दी गई है, टेन्योर मुकर्रर कर दिया। 236 सरकार ने इस तरमीम की हमायत की है। अच्छा। गोया ये जो रिफॉर्म्स की जा रही हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, ये उसमें एक मरहला आया है। जो 3 साल से 2 साल से हम धरने के बाद इलेक्शन में धांधली और धांधली के बाद नई रिफॉर्म्स की बात करते थे, उसमें ये पहली बात आई। ये पॉजिटिव होती है कि नहीं होती है, ये सोचने की बात ही है। हम चेयरमैन एहतसाब कमीशन के लिए अब हमने कमरुज़्ज़मान साहब को एक पुराने ब्यूरोक्रेट के लाए हैं, और उस पर भी उतने ही इतराज़ात उठ रहे हैं जितने किसी और पर उठ सकते थे। पहले इस मामले पे कोई जज होता था तो जज पर होता था कि इंतज़ामी मामलात में शायद उसको धोखा दे दिया गया है। फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम एक बहुत ही रिनाउंड जज थे जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, लेकिन पता हुआ कि उसको बेबस कर दिया गया था। तो मुझे नहीं पता कि अब ऐसा शख्स बेबस होगा या सबको ही बेबस कर देगा, और सबको भी बेबस करने वाली शख्सियत होती है वो कोई काम की नहीं होती, उसमें बड़े प्रॉब्लम होते हैं। एक काम तो ये हुआ जी। दूसरा काम हुआ कि कौमी असम्बली ने दर अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया। उनकी तनख्वाहें कोई पता नहीं 3600 कुछ रुपए हुआ करती थी, हैं कुछ 36,000 कुछ रुपए हुआ करती थी, उन्होंने 2 लाख कर दिए। अच्छा, 2 लाख तनख्वाह नहीं है, आप समझें कि 2 लाख तनख्वाह हो गई और कुछ ज़्यादा नहीं हुई है। उसमें 50,000 उनका अलाउंस है, जो यूटिलिटी बिल्स हैं उसके 50,000 शायद ट्रैवलिंग का है या किस चीज़ का अलाउंस है। 1 लाख रुपया वो रेनोवेशन वगैरह अपने दफ्तर के लिए हर महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लाख रुपया, तो 4 लाख तो सीधे हो गए ना जी। बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं, सहूलतें हैं, वो उससे हट कर है। हमें ये पार्लिमानी जमहूरियत कुछ सस्ती नहीं पड़ रही, और इस पार्लिमानी जमहूरियत में एक तो हमने अपने अरकान को अच्छी खासी तनख्वाहें दी हैं। अब वो जो आए हैं बल्दियाती नुमाइंदे, उनको भी ठीक ठाक तनख्वाहें देंगे, और दे रहे हैं, शायद देनी शुरू कर दी होंगी क्योंकि रेक्ट तो वो हो गए हैं, अगरचे मुकर्रर अभी शुरू नहीं हुआ। और ये सारा पैसा असूली तौर पर यह कहा जाएगा कि इतने बड़े ओहदे पर काम करने वाले को इतने पैसे तो मिलने चाहिए।
पहले होता था ये सिर्फ एक तरह का नॉमिनल अलाउंस होता था कि आपकी ज़रिया आमदन आपका मेंबर कौमी असम्बली, मेंबर सूबाई असम्बली या सेनेटर होना नहीं हुआ करता था, बल्कि वो तो ये था कि आपको उसके लिए एक अलाउंस दिया जाता है, एजाज़िया दिया जाता है, जिसके ज़रिए से ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, आपका ज़रिया आमदनी तो कुछ और होना चाहिए, आपकी पार्टी होनी चाहिए। पहले ज़माने में तो ज़मीन होनी चाहिए, आज के ज़माने में ये होगा कि लूट खसूट करके आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि इलेक्शन पर खर्च करने के बाद भी आपके पास वो दौलत रहे। हम कहते हैं नहीं, हम उनको इम्पावर कर रहे हैं, अब उनकी तनख्वाहें जो है माकूल कर रहे हैं। अच्छा, यही बिल जो था जब पेश हुआ वहाँ सेनेट में, तो रज़ा रब्बानी ने जो कहा नहीं मैं सेनेटर की तनख्वाहें बढ़ाने के हक़ में नहीं। अच्छा, जब पेश हो जाएगा तो मुस्तरद क्या करेंगे, वो तो खैर वो उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, सब कुछ होगा। उन्होंने एक वो असूली स्टांस लेने में अपने आप को मशहूर कर रहे हैं, यही कहूँगा, इस तरह बयान करूँगा सूरत हाल को, वही काम उन्होंने किया है और यही कहेंगे देखें जी रज़ा रब्बानी तो इसके ख़िलाफ़ थे चेयरमैन, लेकिन लोगों के कहने पर करना पड़ गया। फिर कल वो मसला एक और पेश हुआ कि वो जो TROs के सिलसिले में कमेटी बनानी है 6 अरकान की, 12 अरकान की, उसका बिल पेश हुआ। तो शायद उस बिल में 12 अरकान के बजाय 18 अरकान रखे थे, 8 उनके 8 इनके। इस पर एतराज़ात आए और अपोजिशन ने, शाह महमूद कुरैशी इस बात में एतराज़ करते हैं, उन्होंने एतराज़ किया तो उन्होंने कहा जी ठीक है 12 कर लीजिएगा। मसला आ गया उनका MKM का। MKM प्रोटेस्ट करके चली गई थी कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं और इनके नाम तो खुद पनामा लीक्स में आ गए हैं। अब सज़ा अपोजिशन ने ये दी कि उनको अपनी उस कमेटी में शामिल नहीं किया। हुकूमत की तरफ से वो शामिल नहीं हो सकते क्योंकि हुकूमत का हिस्सा नहीं, वो अपोजिशन का हिस्सा है, और हुकूमत ये कहती है कि इन्हें बहरहाल इसमें शामिल होना चाहिए। और कहने का मतलब ये कि अपोजिशन को इन्हें अकोमोडेट करना चाहिए। अपोजिशन कहती है ये हुकूमत के पास क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास आएँ, हमारी खुशामद करें, हमारी मिन्नत मारज करें तो हम इसको शामिल करेंगे। तो वहाँ भी एक तरह का खड़ा हुआ है और लगता है कि मसला भी इस तरह का तय हो जाएगा। अब जो अरकान आए हैं उस पर भी लोगों के एतराज़ात आ रहे हैं, गुफ्तगुएँ आ रही हैं, मुख्तलिफ़ तरह के एक नक्शे पेश किए जा रहे हैं जो दिलचस्प हैं। तो ये 4 चीज़ें जो सामने आई हैं ये इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। दूसरी बात यह कि बजट आ रहा है और कहा जा रहा है कि हमारे दफ़ाई बजट में 15% का इजाफा कर दिया जाएगा और फ़ौज में नई भर्तियाँ की जाएंगी। अच्छे दिनों में ऐसी सूरत में बहुत एतराज़ात होते कि हम अपने दफ़ा पे बहुत ज़्यादा पहले ही खर्च कर रहे हैं या मज़ीद खर्च कर रहे हैं। हम अपने जो दफ़ा पे खर्च करते हैं और उसके बाद जो डेट सर्विसिंग करते हैं, यानी कि जो हमने कर्जा लिया हुआ है उसकी जो किस्त अदा करते हैं, दोनों को अगर मिला लिया जाए तो ऐसे थोड़ा सा पैसा बचता है जो हुकूमती अखराजात चलाने और तरक्याती मनसूबों के लिए हमने काम लाना होता है। वो तो होता ही नहीं, जो असल चीज़ होती है वो तो बचता ही नहीं। ये आज की बात नहीं, नवाज शरीफ जब पहले थे, मेरा 91-2 वाली में होगा, ये बाद वाला नहीं, तो उस वक्त नवाज शरीफ ने चंद लोगों को बुलाया, जर्नलिस्टों की तरह, उसने कहा कि देखिए साहब डेट सर्विसिंग इतनी है और इसकी ये है, रेवेन्यू हमारा ये है, 150 अरब रुपया पता नहीं कितना सिर्फ बचता है जिससे हमने मुल्क चलाना है, तरक्याती मनसूबे बनाने हैं और इसके अलावा ये है कि अपना जो रूटीन का अखराजात हैं वो भी पूरे करने हैं। ये कैसे पूरे होते हैं, कैसे पूरे किए जाते हैं, वो इकानमी पे अगर कर्जा ना लिया जाए, सारा दबाव ना डाला जाए तो और क्या किया जाए। ये सूरत हाल भी जो है सामने आई है कि हमारे दफा पर इस वक्त और भी पैसा खर्च होगा और नवाज शरीफ कहते हैं कि जी ये जो सड़कें हैं यही खुशहाली की अलामत है, यही तरक्की की अलामत है। अच्छा, लोग कहते हैं, आज मैंने एक आर्टिकल देखा, सड़कें थोड़ी होती हैं अलामत, आपको इंसान बनाने पड़ते हैं, सेहत। देखिए, डेवलपमेंट का बजट जो है वो अलग होता है और सोशल सेक्टर का अलग होता है। आपको देखना है कि अगर आप लग जाएं पैसा बांटने के लिए, रूस का मॉडल सामने मिसाल के तौर पर, उन्होंने लोगों को रोटी फ्री दे दी, उन लोगों को सेहत फ्री दे दी, बहुत सारी चीज़ें दी, लोग थे, लेकिन क्या हुआ, उनकी इकॉनमी को जो ग्रोथ होनी थी वो नहीं हुई। उन्होंने मिलिट्री हार्डवेयर में तो ग्रोथ कर ली, मिलिट्री मामलात में कर लिया, ओवरऑल जो उन्हें उनकी टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ के दुनिया का मुकाबला करना चाहिए था वो नहीं कर सकी। रूसी जब टीवी आता था तो ऐसे लगता है डब्बा पड़ा हुआ है, उनका एसी आता था, अब तो सब स्प्लिट एसी चलते हैं, उस ज़माने में इस मॉडल पर जब एसी आता था वो भी काम करता दिखाई। तो ये बात ये है कि ये मॉडल भी कि आप सब कुछ तोड़कर सोशल सेक्टर पर इन्वेस्ट कर दें, ये कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। आपको तरक्की करनी है, ग्रोथ भी करनी है और साथ ये भी। ग्रोथ का मॉडल क्या है? महातिर मोहम्मद के बड़े कायल हैं हमारे बहुत से लोग, अपोजिशन में भी बहुत से, इमरान बहुत कायल है। तो महातिर मोहम्मद ने जो अपना फार्मूला पेश किया, उन्होंने पहला काम ये किया कि मैंने फार्म टू टाउन, देहातों से शहरों तक सड़कों का जाल बिछा दिया ताकि आपकी फसल जो है आसानी के साथ मंडियों में पहुंच सके।
हमारे यहाँ भी ये काम शुरू हुआ। इनका कॉन्सेप्ट ज़रा बड़ा है, ये इस कॉन्सेप्ट को चाहते हैं कि पूरा मुल्क के राब्ते कायम हो जाए। इन राब्तों का मकसद ये है कि ज़राअत पे तो फिर इसके साथ सड़कें खुलेगी तो ज़राअत तो बढ़ेगी, लेकिन इस रास्ते से हमारी आलमी तजारत भी बढ़ेगी, हमारे रास्ते भी खुलेंगे, जगह जगह इंडस्ट्रियल जोन भी बनेगा और वहाँ की बनाई हुई प्रोडक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकेगी। इनके कॉन्सेप्ट में एग्रीकल्चर ही नहीं, एग्रीकल्चर के साथ इंडस्ट्री भी आ जाती है। और बेसिकली ये मॉडल जो है कोई गलत मॉडल नहीं है। इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं, आपने मोटरवे बना दी, कराची से लेकर जहाँ तक 8 इंडस्ट्रियल जोन बनाने थे, एक भी नहीं बनाया। आपने तय किया था कि हम 8 यूनिवर्सिटियाँ बाहर के मुल्कों से लेकर आगे आएंगे, बनाएंगे। स्वीडन वाले शायद बना रहे थे, लाहौर के करीब कोई यूनिवर्सिटी कला शाह काकू के ज़माने में, परवेज़ लाही के ज़माने में, कि आके आसिफ जरदारी साहब ने ऐलान किया कि यूनिवर्सिटियों का वो प्रोजेक्ट अबैंडन कर दिया गया है। क्यों होता है हमारे यहाँ ये? क्या हम सिर्फ ख्वाब देख कर रह जाते हैं और देखते नहीं कि इस पर अमल हो सकता है कि नहीं हो सकता? वो काम भी हमारे यहाँ हुआ। तो ये बहरहाल तरक्की का मॉडल है। नवाज शरीफ इसी पे जोर दे रहे हैं। एतराज़ करने वाले कहते हैं सेहत, तालीम, कौन कहता है? गरीबों को भूख से कॉलम भी होते हैं इस पर। ये अच्छा लगता है, लेकिन एक बात को याद रखिए कि सोशल सेक्टर जो है वो एक तरफ होता है और ग्रोथ का सेक्टर जो है, आप कहें जी गैर तरक्याती मनसूबे ख़त्म कर दिए जाएँ, स्टेट की मशीनरी ना हो, पुलिस ना हो, फौज ना हो, ब्यूरोक्रेसी बाकी भी ना हो, और सारे पैसे जो ना हम मिलजुल के खाएं, ऐश करें, हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेंगी। तसव्वुर तो अच्छा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं करता। आपको सारे काम करने पड़ते हैं। अगर आज आप ग्रोथ नहीं करेंगे तो कल को आप अद्वियात के लिए या सेहत के लिए या तालीम के लिए जो 4 पैसे देते हैं वो भी आप पैदा नहीं कर सकेंगे। ज़माना बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, हमें उसका साथ देना पड़ेगा, उसकी पेस के साथ चलना पड़ेगा। जी, ये जो मैंने सारी असेंबली और सियासत के साथ की खबरें थी वो आपको सुनाई। अब सेहत की बात है, असेंबली में वो अदलिया ने कहा है साहब लोग सर दर्द की गोली नहीं खरीद सकते, हेपेटाइटिस की दवाई कैसे देंगे? आप एग्रीकल्चर पर सब्सिडी देते हैं, वहाँ की खाद वगैरह पर, आप अद्वियात पे क्यों नहीं दे सकते? देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो इकोनॉमिस्ट को बेस्ट के तय करने हैं, कानूनदानों को तय नहीं करने हैं। जो सब्सिडी देते हैं आप किसानों को अगर खाद की सूरत में, तो उसका इम्पैक्ट लोगों की ज़िंदगियों पर पड़ता है। मगरब ने हमारे साथ ड्रामा क्या किया है, उसने कहा जी कोई सब्सिडी नहीं एग्रीकल्चर, आप खुद एग्रीकल्चर पर सब्सिडी देता है, हमें रोक दिया है। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है कि हमारे यहाँ अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट महंगी होंगी, हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, इस फील्ड में मारे जाएंगे। हमें हर तरीके से अपने किसान को फ़ायदा पहुँचाना है, उनको अपने पाँव पे कायम रखना है। अच्छा, ये काम अगर हम कर लेंगे तो उसके बाद ये है कि अद्वियात की कीमतों को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या सब्सिडी से किया जाए, क्या कोई उसका और तरीका है? देखिए बहुत तरीके हो सकते हैं अद्वियात को की कीमतों को कंट्रोल करने के, हमें वो करने चाहिए। अवेलेबिलिटी है, कंट्रोल नहीं, अवेलेबिलिटी है। हेपेटाइटिस के टीके यहाँ कई अदारे हैं जो फ्री देते हैं। अद्विया जो दवा आई है नई, वो तो अभी अंडर ट्रायल है, इसलिए उसका तो नहीं, लेकिन जो 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 50-50 हज़ार लाख का पड़ता है 6-6 महीने का कोर्स, वो देने वाले कई अदारे मौजूद हैं। हमें इस तरह के ट्रस्ट, इस तरह की फाउंडेशन, इस तरह के अदारे मज़ीद बनाने चाहिए और उसको बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से बनाने चाहिए। अलटप नहीं है ये हॉस्पिटल, लोग भूख मर जाएं अगर हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर इसमें काम ना करे। तालीम के अगर प्राइवेट सेक्टर काम ना करे तो हमारे यहाँ लोग अनपढ़ रह जाए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर तालीम में आकर कारोबार शुरू कर दिया उसने कम वक्त, और कारोबार ऐसा है कि लाखों की फीस बना दी है। जहाँ हम अकन्नी दोन्नी में पढ़ा करते थे, वहाँ आप लाखों की फीस देनी पड़ जाती है बच्चों के लिए, पता नहीं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और जो कोर्स है ओ लेवल का, ए लेवल का, जिस पर हम फ़ख्र करते हैं फर अंग्रेज़ी बोलकर, उस कोर्स को अपने आपके मैट्रिक के कोर्स से वो फरोतर है, कमतर है। अब आप मायना करें, जब MBBS या दूसरे दाखिले के लिए टेस्ट होते हैं, ट्रायल टेस्ट होते हैं, सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि ये जो लाट तैयार हो गई है, इनको किस तरह अपने मेयार पर लाएँ। पेपर बनाने वाले बताते हैं, एग्जामिनर बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। ये कोई हम मायार तलीम बुलंद नहीं कर रहे, सिर्फ अंग्रेजी बोलना सिखा रहे हैं। ए लेवल ओ लेवल को कोई ये तो नहीं आ जाता कि जो अगर हम सीरियसली जेन्युइनली मैटर का कोर्स भी पढ़ाएं और अपना एग्जामिनेशन सिस्टम ठीक कर दें, तो हमारा निज़ाम कोई बुरा नहीं है। यहाँ बोर्ड जैसे आगा खां का बोर्ड बना है, कुछ और बोर्ड बने, हमें अपने बोर्ड्स को ज़्यादा मजबूत करना चाहिए, यूनिवर्सिटियों को ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। हमारा निज़ाम तालीम भी ऐसा कोई गया गुजरा नहीं है कि उसको नज़रअंदाज किया जाए। कराची में एक मस्जिद को सरना बना दिया गया, अब छोटी छोटी खबरें में 2 मस्जिद को सरना बना दिया गया। कोर्ट ने सो मोटो नोटिस ले ली है, उन्होंने कहा ये भी आउटसोर्स कर दें मस्जिदें में, ये काम भी लोग करते फिरें और यही कहा जा सकता और क्या। लाहौर में वो किसानों की बात हो रही थी, धरना दिया हुआ था, वो धरना ख़त्म हो गया। हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात। तो देखें, ये मैं 2-3 साल से कह रहा हूँ कि हुकूमत, हमारे मुल्क की जान जो है हमारी ज़राअत है,
इसी के लिए हम भूखे नहीं मरते, किसी के मोहताज नहीं होते। हमारा किसान इतना गल्ला पैदा कर देता है कि जो हमारी कफालत कर लेता है। हमारा किसान जो है इतने चावल पैदा कर देता है कि हम खाते भी हैं, बाहर भी बेचते हैं। हमारा किसान इतनी कपास पैदा कर देता है कि उसके सदके हम अपना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं। हमारे फॉरेन एक्सचेंज का 60% से ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है। ये हमारी ज़राअत है जो हमें सब कुछ दे रही है, इसमें वैल्यू ऐड करना है। हमारे फल सड़ गल रहे हैं, कोई है नहीं कि उसको एक मॉडर्न मैकेनाइज तरीके के साथ उनकी पैकिंग करे या उनको फ्रूट उनको जाम जेली और दूसरी चीज़ों में ट्रांसफ़र करके बाहर की मार्केटों में भेजे और फॉरेन एक्सचेंज कमाए। हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। एग्री बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़रूरी हमारे लिए है, जिसके लिए करना चाहिए जी। ये हैं जी कुल खबरें आज की अगर मैं कही जाए। एक खबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं आखिर में बयान कर रहा हूँ, वो अमेरिका से जो एक आ रहा है, वो खुश है इस बात पर कि अफ़गान हुकूमत में हिज़्ब इस्लामी को अपने साथ शामिल करने का कोई इंदिया दी। हिज़्ब इस्लामी है क्या? हिज़्ब इस्लामी हिकमत जार है। हिकमत जार उनका वो लीडर है जो पहले दिन से अफगानिस्तान के हालात के लिए लड़ रहा है। वो गुलबदीन हिकमत जार जो है वो सिर्फ यही नहीं है कि ये जो हमारे अब तालिबान कह लीजिए उनके साथ उसने कोऑपरेट किया, बल्कि उससे पहले वो जो हमारी जहादी तंजीमें थी उनके साथ, दो अलग अलग हैं। लोगों को ये नहीं पता, जो रूसियों के खिलाफ वरे वो तो जहादी तंजीमें थी, और जहादी तंजीमों में जब इत्तेहाद ना हुआ तो तालिबान की तहरीक उठी जिन्होंने सबको मलिया मेट करके वहाँ कब्जा कर लिया। सिर्फ हिकमत जार उनके साथ मिले। ये हकानी नेटवर्क वगैरह वगैरह सब उस पुरानी यादगारें हैं जो अब भी वहाँ मौजूद हैं, जो जहाद के कल्चर को समझते हैं और जानते हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान को एक तरह की नई शक्ल में डाला जाए। तो उनको भी उन्होंने तस्लीम किया है और यह कहा कि पाकिस्तान से मिलकर काम करेंगे, और मफाहमती अमल जो आगे बढ़ा है उससे अमेरिका खुश है। अमेरिका अगर अफगानिस्तान के मामले में ज़रा खुश हो जाए और पाकिस्तान को भी ज़रा सर्टिफिकेट छोटा मोटा दे दे तो हमारे लिए कुछ सुकून की बात ही हुआ करती है, और यही बात है। और पाकिस्तान ने यह कहा कि हम बहरे हिंद को गैर एटमी इलाका करार देने के लिए यूएनओ के पास जाएंगे। बहरे हिंद को गैर एटमी इलाका करार देने का मतलब क्या है कि जहाँ हिंदुस्तान की आप दोज़ें जो हैं असले से लेस होकर ना फिरें और उनकी मदद अमेरिका की आप दोज़ें ना करें, कि इसलिए कि उन्होंने चीन का मुकाबला करना है और पाकिस्तान भी मुकाबले में कुछ ऐसा काम करे तो फिर सूरत हाल कोई अच्छी नहीं रहती थी। लेकिन लगता है कि ये करारदाद क्या पास होगी, कहा जाए क्या नहीं होगा, लेकिन एक सूरत है जो पैदा हुई है जी। बहरहाल यही खबरें हैं आज की। इसी के साथ मेरा ख्याल में हम अगले सेगमेंट में चलते हैं जी। नाज़रीन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इनसाइट। जी मीर साहब, इनसाइट में आज कौन कौन से आर्टिकल? असल में मैं ये एक आर्टिकल पढ़ना चाहता हूँ जो कि रॉबर्ट कैगन का आर्टिकल है। ये न्यू कंजर्वेटिव के उस ग्रुप से थे, उन 18 अफराद में जिन्होंने 1996 के आखिर में और 97 के शुरू में एक डॉक्यूमेंट पे दस्तखत किए थे, यानी कि उनके बानियों में से हैं। लेकिन जिसे खुद को न्यू कंजर्वेटिव कहलाना पसंद नहीं करते, बल्कि शायद न्यू लिबरल या इस किस्म का कोई और नाम है जो अपने साथ इस्तेमाल करते हैं। शायद मैंने अभी कुछ देखा था, ये अपने आप को लिबरल इंटरवेंशनिस्ट कहते हैं। अच्छा। इंटरवेंशनिस्ट, लिबरल इंटरवेंशनिस्ट कहते हैं, आपको न्यू कॉन्स नहीं कहते, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में शामिल थे ये। इन्होंने कहा कि ये ट्रंप वाले जो हैं, ये एक आपको उसको आम सा उम्मीदवार ना समझे या पार्टी के उम्मीदवार होते हैं। ये ना पार्टी को अहमियत देता है ना किसी नज़रिए को अहमियत देता है, ये अपने आप को अहमियत देता है। इसके ट्रंप की जो अवामी इज्तिमा में ये अदर्स पर हमला करता है। अदर्स से मुराद क्या है? वैसे तो सार्तर ने कहा था द अदर इज़ हेल, लेकिन वो तो फ़र्द के बारे में कहा था कि हर फ़र्द के लिए हर दूसरा फ़र्द जो है वो जहन्नम होता है। इसलिए वो शादी के इंस्टीट्यूशन का भी कायल नहीं था, वो तो एज स्पाउस रही है उसके साथ। ये क्या नाम था हमारा, सेकंड सेक्स की जो मुसन्नफ़ा थी, शादी के इंस्टीट्यूशन में वो शामिल नहीं हुए, साइमन डी बुआयर। लेकिन ये है कि ये जब ये अदर्स का इस्तेमाल करता है उससे मराद कोई मुसलमान, अरब, मैक्सिकन, चीनी वगैरह, इनको वो अदर्स कहता है और इनके बारे में पाबंदियां लगाने का कायल है। और उन्होंने क्या कि असल में बात है कि जो इटली की फाशिज़म थी वो एंटी लिबरल थी, गैर जमहूरी थी और मार्क्सिज्म के ख़िलाफ़ थी, लेकिन उनकी कोई पॉलिसी नहीं थी। उनका असल चीज़ उनकी लीडरशिप थी जिससे उनको बनाया।
यानी कि मैसोलिनी ना होता तो उनकी जो पॉलिसियां थी वो इम्पॉर्टेंट ना होती। इस तरह ट्रंप जो है वो ट्रंप की पॉलिसियां इम्पॉर्टेंट नहीं है, असल में ट्रंप इम्पॉर्टेंट है। और ट्रंप का मामला ये है कि वो एक अनापरस्त आदमी है, यानी ये भी कहा उन्होंने, अनापरस्त आदमी है, करोड़पति है और टीवी पर कब्जा है उसका। टीवी, करोड़पति, अनापरस्त, तीन चीज़ें हैं जो उस वक्त अमेरिका को कंट्रोल कर रही हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका में फाशिज्म आ रही है। अगर ट्रंप आ रहा है तो इसका मतलब फाशिज्म आ रही है। टीवी उसके पास होगा, पैसा उसके पास होगा और वो उस तरह के हर अनापरस्त वो है, उसकी बात चलेगी, उसका करिश्मा चलेगा, उसकी जो बात है सिर्फ एक ही चलती है। ऐसे में पार्टी में सिर्फ एक शख्स की चलती, कोई पॉलिसी नहीं चलती। हमारे यहाँ भी बहुत सी लीडरशिप है पार्टियां पाकिस्तान में जिसमें एक बंदे की तरह चलती है। आप उसके खिलाफ हो जाते हैं तो आप कट जाते हैं मेन स्ट्रीम से। यही ट्रंप के मामले में है, जो ट्रंप के साथ नहीं होगा वो कट जाएगा। पाकिस्तान में बहुत सी पार्टियों के बारे में नाम क्यों लूँ मैं, अब बड़ी पार्टियों का नाम सोच लें ना, गौर कर लें उनके बारे में क्या है, यही कहा जा सकता है और इसी हवाले से कहा जाता है। और जो उनकी हमायत नहीं करता वो सियासी मौत मर जाता है। आप देख लीजिए, कोई हट के देखे मेन स्ट्रीम से पीपल्स पार्टी के साथ जरदारी से हट के देखे एग्जिस्ट करता है, नवाज शरीफ से हट के देखे कोई मुस्लिम लीग की बाकी रह सकता है, आप इमरान से हट के देख लें कोई रह सकता है बाकी सारी पार्टियों का। लेकिन ये बहुत एक खास स्पेसिफिक कंटेस्ट में कह रहा है कि पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं, नज़रिया इंपॉर्टेंट नहीं, असल इंपॉर्टेंट चीज़ वो बंदा है। जिस तरह इटली में फाशिज्म की पॉलिसी तो ये थी, एंटी मार्क्सिज्म थी, एंटी गैर जमहूरी थी और एंटी लिबरल थी, लेकिन उस पर असल चीज़ उसका लीडर था जो उसको बनाता था। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाहता है कि जो फाशिज्म के जितने ट्रेंड हैं ये वो आ रहे हैं अमेरिका में, और दिस इज़ हाउ फाशिज्म कम्स टू अमेरिका। ये उसका दूसरा जी, हमारा भी एक कोई छोटा आदमी नहीं है और या मकबूल जान। मैंने कहा था 3-4 दिन से इंतजार था मैदान में उतरेगा, सो उतर आया। खुर्शीद नदीम ने अपना केस बांधा था जिसमें इनकलाब की ऐसी की थी, और इनकलाब के बारे में उन्होंने कहा था खारजी इनकलाबी थे, सबाई इनकलाबी थे, गाली देते हुए कहा था। जुबैर बिन उमर बिन ज़ुबैर के बारे में कहा था कि वो गोया हमारे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के बारे में कहा था गोया वो भी जो उनकी बगावत, हालांकि उनकी खिलाफत को माना गया कई साल तक, ये तक रहा। फिर उम्मियों ने कैसे शिकस्त दी ये दूसरी कहानी है हमारी तारीख का। तो जिस पर मैंने कहा था कि फिर क्या इमाम हुसैन का जो एक इक़दाम था उसको आप क्या कहेंगे, तो आज उन्होंने वही दलील दी है और इसी दलील पर ज़ाहिर है कि हर होशमंद आदमी यही दलील देगा। होता ये कि हम आप दलील बनाते बनाते ना बीच में से एक ही खाली कर जाते हैं। अब आप अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर पे आगे आपने इमाम हुसैन का जिक्र क्यों खारिज किया कि लोग मारेंगे। एक किताब लिखी थी सईद सिब्ती हसन ने, जो मार्क्सिस्टों का, इनका हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव का एक सबसे बड़ा एक बन्ने भाई और सजाद ज़हीर और सिब्ती हसन बड़े लीडर गिने जाते हैं। उन्होंने था मूसा से मार्क्स तक, बिल्कुल है। मूसा से मार्क्स साहब जब किताब लिखी तो उस पर हमने एक फप्ती कसी थी, उसका भी जिक्र किए देते हैं। उस किताब में हज़रत मूसा का जिक्र था, हज़रत ईसा का जिक्र था, फिर आज के ज़माने की मार्क्सिज्म के हवाले तक पहुँचे थे। बीच में हजूर की हवाले कोई नहीं दिया था, डर लगता था ना कि हवाला दिया और उनको कोई मार्क्सिज्म के करीब करने की कोशिश की तो लोग पकड़ के मारेंगे। तो मैंने उसका फ़ायदा उठाते हुए फप्ती ये कसी थी कि मूसा से मार्क्स तक यहूदी फ़िक्र का इर्तिका। तो ये जो इनकलाब, जिसको इनकलाब ये कहते हैं, खारजियों को इनकलाब कहते हैं, सबाइयों को इनकलाब कहते हैं, और फिर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर तक पहुंच जाते हैं, इनकलाब कहते हैं, इमाम हुसैन को, तो इसी डर से करते। इन्होंने सारा गलवाया है कि इस्लाम में कैसे कैसे करबला का वाक़या का जिक्र किया, जैद बिन अली इमाम नफ्स ज़िक्रिया, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम बिन हम्बल का जिक्र किया कि उन्होंने कैसे हुकूमतों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और कैसे कुर्बानियाँ दी और कैसे कैसे उनकी आवाज़ें हज़रत यानी कि जैद बिन अली जो थे, ये हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के, ज़ैनुल आबिदीन का सलाम तो अली था ना, और ज़ैनुल आबिदीन के दो बेटे थे, इमाम बाकर, इमाम जैद, वो जैदिया कहलाते हैं। इमाम बाकर से इमाम जाफ़र सादक की तरफ असना अशरी रवायत जो वो आगे आती है, और उनका दूसरा बेटा इमाम इस्माइल, उनसे इस्माइल रवायत आगे आती है। तो इमाम बाकर इतने बड़े इमाम जैद बिन अली इतने बड़े आदमी थे, इनका जैदी मसल, उन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा ने उनकी हमायत की, और जहर का प्याला पनाना चाहा खलीफा ने, उन्होंने इनकार किया कि मैं खुदकुशी नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती पिलाया गया। इमाम मालिक को सजाएं दी गई, उन्होंने कहा उन्होंने हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की तो थी ना जी। और इनकलाब क्या होता है, आवाज़ बुलंद की और रिजल्ट हुआ कि उसको इतनी कस के उनकी बांधी गई कि उनके बाजू मफलूज होकर रह गए। और कहा जा रहा है, इन्होंने ये लिखा है कि वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे, क्योंकि उनके लिए हाथ बांध के नमाज पढ़ना मुमकिन नहीं था। और सुन्नत रसूल की ये भी है हाथ छोड़ के नमाज पढ़ने की, ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से करते थे। और सारे माल की अब उन्हीं की
उन्हीं को फॉलो करते हैं और हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं। यानी ये जब वाक़यात हुए कि लोगों को मफलूज करके रख दिया गया। और हज़रत उस्मान के मुखालफिन का जिक्र किया उन्होंने कहा कि हज़रत उस्मान के मुखालफिन जिन्हें आप कहते हैं वो इनकलाबी थे। उन्होंने कहा हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर के पास आए थे सारे, ये कूफा, बसरा और मिस्र से उठ के लोग और बगावत के, उन्होंने नहीं, उनके हक़ में हज़रत अली का खुतबा मौजूद है। उन्हें लोगों की किसने हमायत की है? कोई उलमा थे जिन्होंने खड़े होकर साथ। तो ये जो आप इनकलाब की तशरीह कर रहे हैं या कर रहे हैं, ये कोई दुरुस्त बात नहीं है। बल्कि ज़ैनुल आबिदीन ज़ैद बिन अली ने जब किया था, आप उसे खरूज कह लेंगे, कुछ कह लीजिए, जब उन्होंने अलम इनकलाब बुलंद किया था तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा था कि उनकी आमद ऐसे है जैसे बदर में हुजूर तशरीफ़ लाए हों। यानी इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उन्होंने कहा कि फिर इमाम हसन की औलाद से इब्राहीम बिन अब्दुल्ला बिन हसन बिन उनकी कहानियाँ। और जब इमाम मालिक को सज़ा दी गई, ऊँट पे बैठा के या किस पे बैठा के शहर में घुमाया गया सज़ा के तौर पर, तो उन्होंने कहा सुन लो, जो मुझे जानता है वो भी सुन ले, जो नहीं जानता है वो भी जान ले कि मैं अनस का बेटा मालिक हूँ और मैं वो बात नहीं मानना चाहता जो मुझे जबरन मनवाई जा रही है। यानी खलीफा वक्त की तरफ से उन्होंने गोया इस बात का ऐलान किया, वहाँ बैठ के भी ऐलान किया। तो उन्होंने कहा कि इनकलाब को आप इस तरह हूट नहीं करें और इसके ये माने बताएं जो आप बताना चाहते हैं। जी, कल देव नैयर साहब हैं, वो मुझे तो पता नहीं चला, हिंदुस्तान में 5 रियासतों में इंतखाबात हो रहे थे, उसका तज़किरा करता था, फॉलोअप किया नहीं है। असम में, केरला में, तमिलनाडु में, मगरबी बंगाल में, पांडिचेरी में, तो वो कहते हैं कि जहाँ जो कांग्रेस का इत्तेहाद था वो हार गया, बीजेपी जीत गई है। तो उन्होंने कहा वजह जिसकी ये नहीं है कि बीजेपी की पॉलिसियाँ बहुत अच्छी हैं, हिंदुत्व पॉलिसियों के अलावा उसने ये काम किया तो उन्होंने सड़कें बड़ी बनाई हैं वहाँ, और पिछले दिनों में बनाई थी। लेकिन ये जो कांग्रेस आ रही है वो अपनी करप्शन की वजह से आ रही है। और करप्शन के अलावा दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि जब बाहर के लोग आते थे तो कांग्रेस उनको वेलकम करती थी। बाहर के लोग क्या थे? जो बांग्लादेश से लोग आते थे, उससे पहले भी जो बंगाली आके यहाँ आबाद हुए, और शाम आखिर बेसिकली तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए था ना, जो अब बांग्लादेश बन गया। तो जब आते थे तो बंगाली उनके खिलाफ हो जाते, कांग्रेस ने उनकी हमायत की थी। और जब निकाला गया फ़खरुद्दीन अली अहमद की जब हुकूमत थी, जो बाद में सदर भी बने, तो फ़खरुद्दीन अली अहमद कहते थे कि मैंने वोट लिया है अली और कुली के नाम पर। अली से मुराद उनकी थी इस्लाम के नाम पर, कुली से मुराद उसकी थी कि वो लेबर जो आके यहाँ काम करती थी, और असम में बंगाली जो आते थे बांग्लादेश के, उनके नाम पर, यानी बंगालियों के नाम पर उसके नाम पे वोट दिए थे। तो अब वो सूरत बदली है, करप्शन का है। दूसरी कोई शख्सियत नहीं है जो मोदी के सामने खड़ी हो सके। राहुल गांधी जो है वो उस स्टेचर का आदमी नहीं है जो वहाँ खड़ा हो सके। चुनाचे हिंदुत्व के मुकाबले में अगर बीजेपी सचमुच प्रोग्रेस का कोई मॉडल बना देती है तो उसके इम्कानात है कि वो जीतेगा भी, वो आगे लेकर आएगा। लेकिन इस जीत की असल शक्ल क्या है कि क्या वो अकेली हुकूमत बना लेगी या हुकूमत का हिस्सा होगी या क्या होगी, यह भी मुझे अंदाज़ा नहीं है। मैं चेक करूँगा तो फिर इंशाल्लाह इस पर तबसरा भी करूँगा। बांग्लादेश के हवाले में विलियम बी मेलाम का एक आर्टिकल है जी, ये पाकिस्तान में भी एम्बेसडर रहे हैं और बांग्लादेश में भी एम्बेसडर रहे हैं, और ये लिखते रहते हैं, पाकिस्तानी अखबारों में छपता रहता है। आज न्यूयॉर्क टाइम में इनका आर्टिकल है जिसमें कहा कि बांग्लादेश में दहशतगर्दी पैदा हो रही है ना जी। एक प्रोफेसर को मार दिया, एक बुद्ध मार को मिला दिया, एक उसको मार दिया, एक राइटर को मार दिया, तो ये कहते हैं दहशत। इस पे तो उनका बड़ा कंसर्न है, लेकिन उस पे इन कोई गोल सी बात कर जाते हैं कि जो फांसियां दे रही है वहां बैठी हुई इस्लाम के नाम पर, उसका रिएक्शन नहीं होगा वहां भी। यानी कि जब आप रास्ते रोकते हो लोगों के तो लोग फिर हथियार उठाते हैं। तुमने रास्ते रोके हैं लोगों के, लोग हथियार उठाएंगे। हथियार उठाने वाले जमात इस्लामी के नहीं होंगे, लेकिन वो जमात इस्लामी से बागी होकर आएंगे, खड़े होकर कहेंगे तुम लोगों की इस पॉलिसी की वजह से तुम लोगों के बंदों को फांसियां मिली, सजाएं मिली गई, और अब हम ये नहीं करेंगे, हम तलवार के जोर पे लड़ेंगे। उसका जिक्र ये मगरब वाले ज़रा करते हुए घबराते हैं और परेशान होते हैं कि कहीं उसका जिक्र ना आ जाए और उसके नतीजे के तौर पर इन्हें कुछ और ना करना पड़ जाए। आज मोदी के बारे में एक और ज़ाहरुल हक साहब का भी आर्टिकल है जी, उन्होंने भी लिखा कि वो उन्होंने ऐलान किया गलियाँ साफ़ करो और कूड़े फेंको और ये वो, और किस तरह की वो एक जमहूरी एक सादी पेशरफ्त और जो चीज़ें चाहिए कि तालीम, सेहत, शहरी शऊर, खारजा वगैरह वगैरह, वो बहुत से काम कर रहे हैं। और उसके अलावा मतीउर रहमान निज़ामी साहब की फांसी का भी उन्होंने जिक्र किया है कि तैयब अर्दवान ही अच्छा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को तो पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। और तैयब अर्दवान है, उसने तकरीर करते हुए यूरोप के लोगों को मुखातब किया कि तुम सियासी फांसियों के ख़िलाफ़ हो, फिर तुम्हारे मुँह में घुंघनियाँ क्यों पड़ी हुई हैं, बोलते क्यों नहीं हैं। उसने अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। हमारे हुक्मरानों को पता नहीं है खारजा पॉलिसी क्या होती है, हमें इस बारे में क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए, क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए, और बातें भी की ज़रिए इस्लाहत वगैरह दूसरी बात, लेकिन मैं सिर्फ इस पर तज़किरा करना चाहता हूँ। बस आज इतने ही आर्टिकल मेरा ख्याल काफ़ी हैं। और एक आध और है एजाज़ ज़मीर साहब का, वो हस्ब मामूल
असम्बली के बारे में कर रहे हैं, लेकिन आखिर में उन्होंने रहील शरीफ को एक मुफ्त का नेक मशवरा दिया है कि आप ज़रा सुप्रीम कोर्ट की पीठ थपकें, मतलब उनको हमायत करें ताकि वो ज़रा ये, वरना किसी के बस में नहीं तो बच के निकल जाएंगे TR से, जैसे इंसाफ से, कि ज़रा मतलब गोया सुकरू कसते। गोया कि ये फार्मूला ये है कि अब सारे काम जो है ना फ़ौज से कराए जाएंगे, अदलिया से कराए जाएंगे, और गोया कि अदलिया ये काम इसलिए करेगी कि उसे फ़ौज कहेगी, और गोया कि ये कहा जा रहा है कि फ़ौज इस काम में मदद करे। मेरे ख्याल में ये अगर ये आप नैरेटिव बिल्ड करते हैं, बयानियाँ बिल्ड करते हैं, ये कोई अच्छा बयानिया नहीं है। अयाज अमीर साहब फ़ौज में थे ना पहले? हाँ, फ़ौज में थे, फिर फॉरेन ऑफिस में थे, फिर पीपल्स पार्टी में थे, फिर मुस्लिम लीग में थे। अगर आपके आर्टिकल्स खत्म हो गया तो हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। चलें, ब्रेक की तरफ चलते हैं। अगरचे शाद आरफ का ज़रूर बताएं इसका भी, वो आर्टिकल हैं थोड़े थोड़े, और हारून रशीद ने ख़ास तौर पर इमरान को इंतबाह किया है कि तुम किस बंदों को आगे कर रहा है, ये बंदे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उनका केस ये है कि शुएब सडल का नाम लिए बगैर लिखा है कि तुम्हें सारा इस काम के लिए शुएब सडल को पकड़ना चाहिए। और शुएब सडल हो या कुछ भी हो, मैं मुश्किल होता है मेरे को कुछ अफराद के हवाले से, कुछ लोग उनको प्रोपोगेट करते हैं। क्यों मीर साहब शुएब सडल ही क्यों? मतलब मैं उनको जानता नहीं हूँ, उनकी नेक नामी या एक्सपर्टीज से वाकिफ़ नहीं हूँ। इतना अलबत्ता पता है जब मुर्तज़ा भुट्टो वहाँ कत्ल किए गए थे तो सब मौजूद थे। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता जी। शाद आरफ साहब के आर्टिकल, लेकिन मैं इतने आर्टिकल काफ़ी हैं। और इसके बाद अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी साहब का आर्टिकल मुझे अभी नज़र आया क्योंकि जंग अखबार आज लेट आया, और कुछ अखबार कभी कभी हमें लेट मिलते हैं और वो डाउनलोड भी नहीं हुआ करते, इसलिए चीज़ें हम पढ़ नहीं पाते जी। मुल्क की हालात पर यह मैंने सच्ची देखा है, लेकिन जब पूरा देखा नहीं तो मैं क्या गुफ्तगू करूँ जी। बिल्कुल ठीक है। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इनपुट। और आज टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं SM ज़फ़र साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, और इसके साथ साथ फॉर्मर सेनेटर हैं काफ लीग के, और फ़ारूक खान हैं, एनालिस्ट हैं और होस्ट भी हैं। हैंड इट ओवर टू यू जी। पहले तो SM ज़फ़र साहब हैं, हमारे बड़े, मैं कहता हूँ बड़े मेहरबान और मुल्क के मुमताज़ दानिशवर हैं, कानूनदान तो हैं ही वो, और सियासी मामला पर बड़े रख रखाव के साथ जो गुफ्तगू करते हैं और बात करते हैं, तजिया बहुत उम्दा करते हैं। फ़ारूक खान पताफ़ी जो है ये मेरे कोलीग हैं रहे हैं, और दोनों के साथ आज बात करने में मज़ा आएगा। शाह साहब, पहले मैं आप ही से बात करना चाहता हूँ कि असेंबली में 22वीं तरमीम भी आ गई है जी, और तनख्वाहों में इजाफा भी कर दिया गया अपने उन सब चीज़ों के साथ ही, और पनामा लीग्स पर भी अब शुरू हो गया है, टर्म्स तय हो गई हैं। क्या असेंबली की इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? 3 चीज़ें मैंने अर्ज़ की हैं आपको जी। मेरा ख्याल लाइन पे शाह साहब अभी इस वक्त शायद नहीं है, दोबारा लाइन फ़ारूक खान साहब हैं। आज मैं पताफी साहब हैं जी। पताफी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल इस्लामाबाद की है, असेंबली में जो कार्रवाई हो रही है, कैसे देखते हैं आप इसको, सारी सूरत हाल को और पनामा लीग्स के वाक़यात को? जी सज्जाद मीर साहब, आपने 3 इश्यूज को हाईलाइट किया कि कल की जो डेवलपमेंट्स हैं। जो पहली वाली है 22वीं तरमीम, उसके ऊपर तो काम चल रहा था सर। हमें ये पता है कि हमारे जो इलेक्टोरल सिस्टम है और जो ECP है उसको बेहतर करने की कोशिश होनी थी, वो आपके सामने है। उसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, उनकी अपॉइंटमेंट जो है, उसके अंदर कैटेगरी को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, और सिर्फ ये नहीं है कि कोई रिटायर्ड जस्टिस ही हो उसके अंदर, बल्कि उसके अंदर जो है रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या कोई टेक्नोक्रेट भी आ सकेगा। तो दैट इज गुड न्यूज। उसकी वजह है कि हमारे हमसाए में एक पड़ोस में हिंदुस्तान है, उसके अंदर भी CAC की अपॉइंटमेंट की इसी तरह का प्रोसीजर है, जो कि अच्छा है, तक काम कर रहा है। अच्छा, जो तनख्वाहों के बढ़ाने वाली बात है, वो दरखास्त ये है कि मैं मीडिया की कवरेज देख रहा था कि किस तरह से क्रिटिसिज्म हो रहा है और बड़ी तनकीद की जाती है कि जी अपनी तनख्वाहें बढ़ा दी। लेकिन सर, आजकल तनख्वाहों की जो रेट चल रहे हैं उस लिहाज से 71-72 हज़ार रुपए एक लॉ मेकर के लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं था, और मुझे तो लगता है कि काफी कम था। तो अगर उन्होंने शरीफ बंदों ने कुछ बढ़ा लिया तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर ज्यादा परेशान होने की बजाय मिनहासुल कौम हमें ये चाहिए कि हम फिर डिमांड करें कि हमारे जो लॉ मेकर्स हैं वो आउटपुट भी उतनी अच्छी लेकर आए और वो पार्लियामेंट को ज्यादा स्ट्रेंथन करें। तो ये दूसरी दरखास्त है। और जो पैनामा पेपर्स पे है ना साहब, कल के दिन तो ज्यादातर डिबेट जो है
वो उल्टी साइड पे चलती रही है कि 12 मेंबर्स होंगे या 16 मेंबर्स होंगे, और उसके अंदर एमकेएम का एक कमाल है कि वो हमेशा गलत स्टेशन के ऊपर उतर जाता है, एमकेएम एज अ पार्टी उतर जाती है, और अब जो है कोशिश की जा रही है कि उसको वापस लाया जाए इन द सिस्टम। तो इस वक्त जो है आखिरी वक्त पे अभी ये कंफर्म होने लगा था कि ये कमीशन बनेगा, कमेटी बनेगी, तो वो उतर गया किसी स्टेशन पे। अब वो कहते हैं कि हमें भी साथ शामिल करो, और उस सारी मेहनत के अंदर जो है इनकी डिबेट चलती रही है। ठीक बात है। हम एसएम जफर साहब को भी पतावी साहब साथ लेते हैं। वो लाइन कट गई थी, शाह साहब लाइन बीच में कट गई थी, बात नहीं हो सकी थी। इसी पे मैं 22वीं तरमीम पर सेनेटर वो तनख्वाहें जो बढ़ाई हैं कौमी असम्बली के अरकान की, और खासतौर पर पनामा लीग्स पे जो बहस हुई है, तो आपको इस वक्त असम्बली का माहौल क्या लग रहा है और क्या हम किस तरफ बढ़ रही है हमारी जमहूरियत जी? पैनामा का पहले जिक्र कर दूं, असेंबली में जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं वो तो छोटी सी बात है, लेकिन पैनामा के तनाजुर में उसकी अहमियत बढ़ जाती है। जहाँ तक पैनामा का ताल्लुक है, उसने ये बात वाज़ेह कर दी है कि मुल्क में करप्शन इंतहा को पहुँच चुकी है, और किसी शोबे को उसने नहीं छोड़ा जहाँ के करप्शन के नाखून ना पहुँच चुके हों। नतीजा उसका यह है कि मुल्क की तमाम जो कार्रवाइयाँ आईनी और कानूनी होती हैं वो काफ़ी हद तक या मफलूज हो गई हैं या वो माजूर हो गई हैं, और उनके वो नताइज नहीं निकलते जो नताइज निकालने चाहिए, क्योंकि करप्शन की रकम इतनी ज़्यादा बड़ी होती है, और ये ऑफशोर कंपनियों ने साबित किया है कि ये छोटी छोटी रकूम नहीं है, बल्कि ये एक बाकायदा अंपायर है। और जब इतनी बड़ी दौलत जो कि आजकल इस मादी दुनिया में एक ताकत बन चुकी है कुछ लोगों के हाथ में आ जाए, तो फिर आइन भी उनके ताबे हो जाता है, कानून भी उनके ताबे हो जाता है, और आइन में हम कई किस्म के तरामीम भी कर लें तो वो बेमानी हो जाते हैं। तो अब पानामा के इस तराजुर में अगर हम जाएं, बजाय इसके कि इल्जामात को एक दूसरे की जानिब तोले और बताए कि किसका इल्जाम किसके खिलाफ ज्यादा कवी है, हम इस चीज पर अगर तवज्जो दें कि इस करप्शन जैसी कैंसर को, सरतान को हम अब किस तरीके से जड़ से उखाड़ कर इस मुल्क से बाहर फेंक सकते हैं। अगर तमाम लोग उसी तरह जिस तरह उन्होंने अब आईनी तरमीम कर ली है, उसी तरह मुतफ़क़ा तौर पर कैंसर के खिलाफ, इस बीमारी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ इकट्ठे होकर कोई प्रोग्राम बना लें, इल्ज़ामात की बौछार बंद कर दे, हमारे जहनों को मजीद प्रागंदा न करें और तवज्जो उस जानिब दें जिस जानिब मैंने भी इशारा किया है, तो शायद मुल्क की बेहतरी हो जाए। वरना आप तनख्वाहें बढ़ाएं, कम करें, आइन में तरमीम करें, न करें, ये फिर इन्हीं टोलों के हाथ में ये सारा निज़ाम रहेगा, जिसको अगरचे नाम दिया जाता है कि अशराफिया के हाथ में होगा। मुझे तो अब वो अशराफिया दिखाई नहीं देते। अब तो मुझे इस जमीन के इंतहाई गंदे पौधे दिखाई देते हैं। ठीक बात जी, ठीक बात है। अच्छा, अब पताफी साहब, आपने एसएम जफर साहब की बात को सुना। मैं आपसे ज़रा, चूंकि आप असेंबली में जाते आते भी रहते हैं और करीब हैं, मैं इस वक्त पूछना चाहता हूँ फ़ज़ा क्या है? कोई बात आगे बढ़ रही है जिसे हम जमहूरियत की गाड़ी कहते हैं, और करप्शन का रास्ता भी कोई ढूंढ रहे हैं, उसका हल भी ढूंढ रहे हैं, या वही स्टेल मेट है, बात आगे बढ़ती रहेगी और वैसे टैंक टाइम फिश हो जाएगी? क्या लगता है आपको? सजाद मीर साहब, दो दरखास्तें हैं। एक तो ये है कि पार्लियामेंट का जो मूड था वो तो मुझे बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे ये लगा है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पहले कन्फ्रंटेशन के माहौल में थी, अब वो चाहती हैं कि इस मसले का हल निकले, और उसके लिए कमेटी बन गई। पॉइंट स्कोरिंग होती रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ काम भी होगा, और 2 हफ्ते में आपको जो मुत्तफिका TORs है वो नजर आ जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो अभी बात कर रहे थे ना एसएम जफर साहब, उसकी भी मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बना दूं। मेरा ये ख्याल है कि हम अपने ऊपर जो है ना थोड़ा सा ज्यादा सख्त हो जाते हैं अपने मुल्क के ऊपर। पाकिस्तान एक पोस्ट कॉलोनियल रियासत है, और पोस्ट कॉलोनियल रियासत के अंदर जो है इस किस्म के कॉन्टेक्स्ट में करप्शन जो है वो एंडेमिक है, वो सिस्टेमिक है, और उसको थोड़ा टाइम लगेगा सर खत्म होने में। जो असल मसला है जो पैनामा पेपर्स ने किया है वो ये है कि आपने अभी रिसेंटली टॉमस पिकेटी की किताब भी पढ़ी होगी, कैपिटलिज्म इन 21st सेंचुरी। उसके अंदर वो असल में एंड में बॉम्बशेल जो है वो डालता है। वो कहता है कि ये जो तफावत है अमीर और गरीब में,
अगर गरीब को पता चल जाए कि वो कितनी ज्यादा है तो शायद वो हक्का बक्का रह जाए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। तो अभी जो हमारी अशराफिया की अमारत की कहानियां आई हैं वो ज्यादा परेशान कौन है कि सारे इतने अमीर हैं और गरीब को दो वक्त की रोटी नहीं मिलती है। तो मेरे ख्याल में फिर भी मीडिया के जमाने में ऐसी चीजें आपके सामने आने से एक फायदा ही होता है सजाद मीर साहब, कि अवाम जमहूरियत के जरिए से डिमांड करती है कि रास्त इकदाम किए जाए, और वो आपके सामने होने जा रहे हैं। तो करप्शन में भी कर्टेलमेंट होगी और दूसरी साइड पे अवाम की बहबूदी के लिए भी कोई ना कोई बात होगी। तो ये एक अच्छा एस्पेक्ट है। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान इस क्राइसिस से बेहतर होके आगे निकलेगा। शाह साहब, आपकी क्या राय है जी? असल सवाल यही है कि जो क्राइसिस, जो बहरान जिसको हम फेस कर रहे हैं, इससे कोई निकलने का रास्ता बेहतरी की तरफ जाता है या हम किसी और दलदल में फंसने जा रहे हैं जी? लोगों को, मैं मोहतात लफ्जों में ये बात कह रहा हूँ, आप ज्यादा वजाहत के साथ ये बात कर सकते हैं जी। जो तनाजुर अभी तक आया है हमारे सामने पनामा लीक के बाद या पनामा पेपर के बाद, उसको अगर मैं सामने रखूं तो हमने अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया बेहतरी की तरफ, बल्कि हम अभी पुराने जगह पर बगैर कोई सबक तारीख से सीखे आगे चल रहे हैं। अभी मैंने सुनी है आपकी बात, उन्होंने जो कहा कि बहुत सवालत तलब है ये मामला कि आप तरफ कदम कर सके। मानता हूँ फौरन नहीं ठीक हो सकेगा, लेकिन पहला कदम तो उठाना ही पड़ता है, और अगर आपने पहला कदम उठाया तो अवाम में दिलचस्पी हो जाएगी। अब अवाम इतनी नालायक नहीं है कि आपके सही कदम को भी न समझ सके। मैं आपसे एक अर्ज करूं कि कहा जाता है कि ये इख्तिलाफात जो है ये जमहूरियत का हुस्न है। पहले तो ये अर्ज कर दूं कि हुस्न हुस्न होता है और बदसूरती बदसूरती होती है। वो अगर जमहूरियत में हो तब भी बदसूरती रहेगी, अगर वो जमहूरियत में ना हो और हुस्न हो तब भी हुस्न रहेगा। जमहूरियत का हुस्न ये नहीं है कि आप बदतमीजी करते रहें, आप असल मामलात को पसे पुश डाल दें। किसने कह दिया कि ये हुस्न है? आप कहें ऐसी जमहूरियत में जहाँ हुस्न होना चाहिए वहाँ भी बदसूरती दर आई है, और ऐसी दर आई है कि अब उसको निकालना मुश्किल दिखाई दे रहा है। माशाअल्लाह, जी जी। तो आप इस चीज के ऊपर गौर करें। मैं हुस्न को हुस्न कहता हूँ, बदसूरती को बदसूरती कहता हूँ, और अब कहने का वक्त बहुत उम्दा बात शाह साहब आपने की। पताफी साहब देखिए, शाह साहब ने आखिर बहुत दुनिया देखी हुई है, बात की कि हुस्न हुस्न है, बदसूरती बदसूरती है। जमहूरियत में हो या किसी और शक्ल में हो, इसको उसके नाम पे ना लगाया जाए। आप क्या कहते हैं कि हम किसी सचमुच एक वो मंजिल की तरफ जो हसीन मंजिल हो बढ़ते दिखाई देते हैं? आप तो पुरअमीन दिखाई देते हैं मुझे इस वक्त। मीर साहब, मेरी एक वजह है कि जिसकी बुनियाद पर मैं कहता हूं आवाज कि हमारे मुल्क में, जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज हल्की आ रही है जी। मैं ये कह रहा था कि एक वजह है जिसकी बुनियाद पे मैं ये कहता हूँ कि हमारे लिए बेहतरी के प्रोस्पेक्ट्स मौजूद है, और वो मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान में जमहूरियत सही मानों में कभी आई नहीं थी सर। हमने 2013 में पहली दफा एक हुकूमत को सैक किया, हटाया, अपने घर को भेजा। तो ये जो सिस्टम है ना सर, उससे ये फायदा होता है कि एक साइड पे तो अवाम एजुकेट हो रही है और दूसरी साइड पे एक आम आदमी की ताकत बढ़ रही है कि वो हुकूमत को हटा भी सकती है अपनी टर्म पूरी होने पे। तो मैं तो इसको अच्छे अलामत समझता हूँ। जहां तक बात है इस तमाम सिचुएशन की, मैं बड़ी इज्जत के साथ, एसएम जफर साहब मेरे भी बड़े हैं और उनसे मैं हमेशा सीखता हूँ। मैं सिर्फ एक दरखास्त करूंगा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर एक एनवायरमेंट क्रिएट हो जाती है ना कि जी अब पता नहीं मुल्क किसी दलदल में फंसने जा रहा है, कहीं खुदा ना खास्ता कोई मिलिट्री टेक ओवर हो जाएगा, कहीं कोई माशाल्लाह लग जाएगा। मेरे ख्याल में उसके दिन खत्म हो गए। उसकी वजह है कि अब आपके इंस्टीट्यूशंस भी संभल गए हैं। अब वो समझते हैं कि आप जितनी इंटरवेंशंस भी ले आए, हालात नहीं बदलेंगे जब तक अवाम नहीं बदल सकती, जब तक मुल्क के अंदर निजाम आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव नहीं होता। और सर उसके लिए जमहूरियत एक वाहिद रास्ता है। और खूबसूरती मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत सारी बदसूरती होगी, लेकिन खूबसूरती ये है कि हमारे पास बंदूकें और पिस्तौल और धमाके करने के बजाय एक रास्ता मौजूद है जिससे हम रास्त इक़दाम भी कर सकते हैं और हम सही किबले का तयन भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो अभी वो होने जा रहा है। ठीक बात। और इंशाअल्लाह ताला आप बेहतरी देखेंगे। शाह साहब, आपसे मैं अब आखिरी बात ये पूछना चाहता हूं कि आप पार्टियों से भी वाकिफ हैं, पार्लियामेंटेरियन से भी वाकिफ हैं,
कई आपके कुलीग भी रहे हैं, बाकियों को आपने देखा भी है, और आप उन कॉरिडोर्स को भी समझते हैं जो बात को किसी खास समत पे ले जाना चाहते हैं। आपको क्या होता दिखाई दे रहा है इस वक्त? आप कहते हैं कि अभी कुछ खास बात नहीं है, लेकिन कुछ पॉजिटिव, कुछ यहाँ कोई समत नजर आती है या बिल्कुल मायूसी की बात है? सर अभी मायूस तो मैं कभी जिंदगी में हुआ नहीं। आवाज मुझे पाकिस्तान के लिए अपना पार्लियामेंटेरियन से तो बहुत ज्यादा उम्मीद अभी तक नहीं है। ये जो जमहूरियत है हमारी, माशाअल्लाह जमहूरियत तो है, लेकिन इसने अभी तक उम्मीद नहीं पैदा की। मुझे इस वक्त जो उम्मीद है पाकिस्तान के मुतालिक और बेहतरी के मुतालिक, वो ये है कि हमारी एक जो तारीख, कायनात की तारीख है, क्योंकि तारीख हमारी बातें नहीं सुनता, वो हमारी जानिब नहीं देखता, वो अपने रवश पे चलता है। पाकिस्तान के लिए तारीख बदल रही है। पाकिस्तान की तारीख पहले के मुकाबले में आज बहुत बेहतर है, और किसी वक्त आपसे तफसील पे इस पे बात करेंगे। लेकिन तारीखदान ये जानते हैं कि जब तारीख अपना रुख तब्दील कर देती है तो उसके रास्ते की रुकावटें खुद ब खुद हटनी शुरू हो जाती हैं। अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया कहीं यूरोप में, तो रेनेसांस भी उसके पीछे पीछे चला आया। ये तारीख के रुख हुआ करते हैं, तो तारीख अपना रुख नहीं बदलेगी। पाकिस्तान के हक में बहुत कुछ है, लेकिन किसी मुनासिब वक्त पर आपसे मुफस्सल गुफ्तगू करूँगा। मुझे बहुत उम्मीद है कि बावजूद इन तमाम कबाहतों के, जिन्हें मैं बदसूरतियाँ कहता हूँ, जिनको आप जो मर्जी नाम दे लें, मैं बाज नहीं आऊँगा कहने से कि ये नहायत बदसूरत हाल है, वो अपने आप मिट्टी चली जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जी। एसएम जफर साहब को आप सुन रहे थे, फ़ारूक खान पताफी साहब थे। आपने सारी बात को समझने की, हम भी कोशिश करते हैं कि समझा जाए कि हो क्या रहा है। तो पूरा उम्मीद होना चाहिए इंशाअल्लाह तारीख अपना रुख इख्तियार करेगी और यकीनी तौर पर हम आगे बढ़ेंगे और मुल्क तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इंशाअल्लाह। मुझे और मीर साहब को इजाज़त दी। बहुत ख्याल रखिए, दोबारा मंडे को मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।